आज के लेक्चर के अंतर्गत हम समझेंगे संघ की कार्यपालिका में जो अनुच्छेद 74 है उसके विषय में समझने का प्रयास करेंगे कि अनुच्छेद 74 है वो स्पष्ट क्या निर्णय देता है या क्या उसमें ऐसे प्रावधान किए गए हैं जो निश्चित रूप से राष्ट्रपति के लिए वह काफ़ी लाभकारी माने जाते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि अनुच्छेद 73 तक मैंने कंप्लीट कर लिया था। ओके, जो उपराष्ट्रपति से संदर्भित था। आज अनुच्छेद 74 पढ़ेंगे और 74 जो अनुच्छेद है वो संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत जो व्यवस्थाएं दी गई हैं, जिसके अंतर्गत आपने देखा हो कि जो कार्यपालिका होती है, राइट, तो कार्यपालिका एक प्रकार की देखी जाए तो मंत्री परिषद ही होती है और मंत्री परिषद में जितने भी मंत्री होते हैं वो संसद से ही नियुक्त किए जाते हैं, राइट। तो इसके विषय में अगर आप जानना चाहोगे तो पहले आप ये समझिए कि कोई भी, जैसे अगर राष्ट्रपति की बात की जाए तो राष्ट्रपति जो होते हैं वो एक संवैधानिक प्रमुख माने जाते हैं, अर्थात देश के वो मुखिया माने जाते हैं, राइट। तो लेकिन इनके पास जो शक्तियां होती हैं वो एक नाम मात्र की होती हैं, क्या होती हैं वो नाम मात्र की होती हैं। इन शक्तियों का जो प्रयोग करते हैं, इन शक्तियों का जो प्रयोग करते हैं वो किस आधार पर करते हैं? वो परामर्श या सहायता सहायता के आधार पर वो करते हैं, राइट। तो इसके लिए परामर्श देने के लिए क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर अनुच्छेद जो 74 है, अनुच्छेद 74 है वो यही कहता है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए, राष्ट्रपति की सहायता के लिए या परामर्श के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली, प्रधानमंत्री के नेतृत्व या दल बहुमत दल मंत्री परिषद होगी, मंत्री परिषद का गठन या गठित होगी। आप इस प्रकार से समझिए। तो आप यहाँ ये चीज़ समझिए कि राष्ट्रपति जो होते हैं वो एक्चुअली संवैधानिक प्रमुख होते हैं, उनके पास नाम मात्र शक्तियाँ होती हैं, तो उन शक्तियाँ वो किस प्रकार से प्रयोग करेंगे, राइट। वैसे तो आप देखोगे कि इनके लिए एक प्रकार से जो शक्तियाँ होती हैं वो शक्तियों का जो प्रयोग करते हैं, वो शक्तियों का जो प्रयोग करते हैं वो इसी मंत्री परिषद जो होती है इसी के परामर्श या इसी की सहायता के आधार पर ही करते हैं। ये अपनी तरीके से कोई विवेक शक्ति का ऐसा प्रयोग नहीं करते हैं। हाँ, उनके पास कोई चीज़ है, विवेक शक्ति है, लेकिन वो विवेक शक्ति जो होती है वो किसी आपातकालीन स्थिति में ही वो प्रयोग करते हैं। वैसे औपचारिक जितनी भी शक्तियाँ इनके पास होती हैं उन शक्तियों का ये जो प्रयोग करते हैं वो राष्ट्रपति जो मंत्री परिषद जो होती है, जो प्रधानमंत्री नेतृत्व वाली होती है, उसी की परामर्श उसी की सहायता के आधार पर ही करते हैं। तो आपको पहले ये समझना होगा कि कोई भी अगर शक्ति जो राष्ट्रपति यूज करते हैं, कोई भी शक्ति, विवेक शक्ति को छोड़कर कोई भी शक्ति अगर राष्ट्रपति यूज करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें सहायता कौन प्रदान करती है? वो करती है मंत्री परिषद। और मंत्री परिषद एक प्रकार की देखी जाए तो कार्यपालिका ही होती है जो जो संसद के सदन से, या हम इसे बोल सकते हैं संसद के सदन में जिस पार्टी की बहुमत होता है, जिस पार्टी दल का बहुमत होता है वही पार्टी दल से ही वो मंत्री नियुक्त किए जाते हैं। अब वो जो मंत्री होते हैं वो राष्ट्रपति मुख्यमंत्री लोकसभा से भी हो सकते हैं और राज्यसभा से हो सकते हैं। तो यहाँ पर यही बात की गई है कि जो मंत्री परिषद है ये राष्ट्रपति को एक सहायता प्रदान करेगी, परामर्श प्रदान करेगी, क्योंकि जो वो शक्तियों का प्रयोग करेंगे, जो वो शक्तियों का प्रयोग करोगे तो वो शक्तियों का प्रयोग जो है वो संवैधानिक दृष्टिकोण से कानून या विधि नियम को विनिमय करने के लिए या उस व्यवस्था को रेगुलेट करने के लिए, जो वहाँ पर एक सामूहिक रूप से एक मंत्री परिषद होगी जिसका उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है लोकसभा के प्रति। तो यही मंत्री परिषद जो है इसी मंत्री परिषद की सहायता से या परामर्श से राष्ट्रपति काम करेंगे। राष्ट्रपति इसके परामर्श के बिना काम नहीं कर सकते हैं। ओके, या आप कह सकते हो ये मंत्री परिषद इसीलिए गठित की जाती है कि यह कार्यपालिका में जो भी प्रयोजन दिए जाते हैं या जो भी विधि निर्माण
राइट, जो भी विधि निर्माण दिए जाते हैं उसमें आप देखोगे कि जो भी संसद होती है, जो भी संसद जैसे होती है, तो इन संसद में जो भी विधेयक या पास किए जाते हैं कानून, तो उसमें मंत्री भी अपना बहुमत, मंत्री भी होते हैं। राइट, तो मंत्री क्या करते हैं, वो एक सरकारी बिल लाते हैं। तो इस बिलों पर क्या होता है कि किसी प्रकार की भूमिका अगर निभानी होती है तो वो कार्यपालिका काम करती है, और कार्यपालिका एक प्रकार की देखी जाए तो ये सरकार ही होती है, ये वास्तविक सरकार होती है, और ये निश्चित रूप से इसे किसी भी कार्य करने के लिए ये एक प्रकार की स्वतंत्र होती है, किसी भी कार्य करने के लिए एक स्वतंत्र होती है। बस यही है, मनमाने ढंग से ये कार्य ये भी नहीं कर सकती। राइट, तो आप ये समझिए कि जो कार्यपालिका होती है, जो कार्यपालिका होती है, यही एक्चुअली में देखा जाए तो मंत्री परिषद होती है। राइट, अब इसे जो भी कृत करने हैं या जो भी नियम कानून विधियां जो भी व्यवस्थित करनी होती हैं, तो यह क्या करती है, उनके लिए अपनी एक सामूहिक रूप से मंत्री परिषद होती है। उसमें देखा हुआ आपने कि उसमें राज्य मंत्री भी होते हैं। राइट, उसी के अंतर्गत आपने देखे उप मंत्री भी होते हैं, स्वतंत्र प्रभार के मंत्री होते हैं, तो कैबिनेट मंत्री होते हैं। तो इन मंत्रियों से मिलकर ही एक प्रकार की मंत्री परिषद बनती है, और ये मंत्री परिषद जो होती है वो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है संसद के प्रति, या हम कह सकते हैं लोकसभा के प्रति। लेकिन यह अपना जो परामर्श देती है वो राष्ट्रपति को देती है। राष्ट्रपति इनके परामर्श के बिना कोई काम नहीं करते हैं। ओके, तो एक प्रकार का इनका जो परामर्श देखा जाए, जो परामर्श है मंत्री परिषद का, जो परामर्श होता है वो आप देखोगे बाध्यकारी होता है राष्ट्रपति के लिए, ये राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होता है। राइट, राष्ट्रपति इनकी जो परामर्श है, राष्ट्रपति जो मंत्री परिषद ने परामर्श दिया है, राष्ट्रपति इस परामर्श को अस्वीकृत नहीं कर सकते हैं, अस्वीकृत नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये पुनर्विचार के लिए ये भेज सकते हैं। पुनर्विचार के लिए ये पुनः मंत्री परिषद को भेज सकते हैं कि इस पर आप पुनर्विचार कीजिए, पुनः इस पर संज्ञान लीजिए कि कोई इस प्रकार की कोई ज़्यादा जल्दी से कोई मान लो प्रधानमंत्री हैं या उनका जो मंत्री, जो कैबिनेट मंत्री नेतृत्व मंत्रित्व का जो एक समूह होता है, अगर वो किसी भी अगर विधि को या कानून को या योजना को इस प्रकार से रेगुलेट करने के लिए पुनर्विचार जल्दी देता है किसे, राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति को लगता है कि ये सही ढंग से नहीं आया या शायद न्याय संगत नहीं है, तो वो पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। अगर इस पर दोबारा पुनर्विचार होता है तो फिर ये राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी हो जाता है कि इसको स्वीकृति उन्हें देनी पड़ती है, लेकिन किसी हर हाल में ये अस्वीकृत नहीं कर सकते। राइट, पुनर्विचार भेज सकते हैं, अस्वीकृत नहीं कर सकते हैं। बस ये आप माइंड में एक प्रकार से क्लिक कर लो। तो आपने क्या समझा कि ये पुनर्विचार के लिए भेजते हैं, तो आप ये जानिए कि ये जो मंत्री परिषद में जो भी सदस्य होते हैं, राइट, मंत्री परिषद में जो भी सदस्य होते हैं, ये एक प्रकार से देखा जाए तो इनके जो परामर्श देते हैं, इन्हें जो परामर्श देते हैं वो सामूहिक रूप से देते हैं। ऐसा नहीं है कि एक मंत्री परामर्श दे दे दूसरा मंत्री नहीं दे, ऐसा नहीं होता है, वो सामूहिक रूप से परामर्श माना जाता है। अगर वहां पर किसी प्रकार का अगर परामर्श दिया जा रहा है राष्ट्रपति को, तो वो परामर्श जितने भी मंत्री हैं उनका एक सामूहिक परामर्श माना जाएगा। ओके, तो वहां पर प्रधानमंत्री भी इसके नेतृत्वकर्ता माने जाते हैं, तो प्रधानमंत्री एवं उनके जो मंत्रीगण होते हैं उनके ही परामर्श के आधार पर ही राष्ट्रपति कोई भी मामले को संज्ञान में लेते हैं, उसे कृत करते हैं और आगे प्रक्रिया बढ़ाते हैं। तो यही कारण है कि राष्ट्रपति जो होते हैं वो किसी भी फैसले को अस्वीकृत नहीं कर सकते हैं। किसी भी अगर सरकार ने कोई भी निर्णय लिया है उसको अस्वीकृत नहीं करते हैं, बस पुनर्विचार के लिए वो भेज सकते हैं। इसके बाद 44वें संविधान संशोधन में 1978 में फिर यही प्रक्रिया जो है इनके लिए बाध्यकारी कर दी गई कि जो राष्ट्रपति हैं उन्हें बाध्य बना दिया गया कि आप जो भी आपको परामर्श दिया जा रहा है, मंत्री परिषद से परामर्श दिया जा रहा है, तो उस परामर्श को आप खारिज नहीं कर सकते हो। राइट, ये बाध्यकारी बना दिया गया। साथ ही साथ अगर आप देखोगे कि जो परामर्श मंत्री परिषद देती है, जो परामर्श मंत्री परिषद राष्ट्रपति को देती है या सलाह देती है, ये परामर्श से संबंधित कोई भी विवाद या निर्णय या कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता है
या हम कह सकते हैं कि जो भी मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को या बोल सकते हैं परामर्श दिया है, तो उस परामर्श के आधार पर जो भी परामर्श में दिया गया है, जो भी परामर्श उन्होंने दिया है, उसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते या सुप्रीम कोर्ट में कोई परामर्श से संबंधित चुनौती नहीं दी जा सकती है। ये न्यायिक समीक्षा या सुप्रीम कोर्ट से पावरफुल ये उनका परामर्श माना जाता है। इसलिए परामर्श जो होता है वो एक गुप्तनीय होता है, राइट। वो परामर्श एक गुप्तनीय होता है। आप जानते हो कि जब शपथ दिलाई जाती है प्रधानमंत्री को और मंत्रियों को, राइट, तो इन मंत्रियों को गोपनीय शपथ दिलाई जाती है। तो गोपनीय शपथ का मतलब यही होता है कि अगर ये किसी भी फैसले को लेते हैं तो ये गोपनीयता के आधार पर लेते हैं और सामूहिक रूप से लेते हैं, राइट। तो इसमें किसी प्रकार का कोई भी निर्णय या फैसला है वो बाहरी किसी संस्था को या बाहरी किसी भी पार्टी को या किसी भी जनता को आप नहीं दे सकते हो। इसलिए इनका जो परामर्श होता है वो राष्ट्रपति को जो दिया जाता है वो किसी भी सुप्रीम कोर्ट या किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, राइट, ना उस पर किसी प्रकार का पुनर्विचार किया जाता है। तो आप ये दिमाग में क्लिक कर लो और अब बैठा लो, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपसे ये समझ में आपको आ गया है कि परामर्श जो होता है एक प्रकार का देखा जाए तो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होता है और इसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हो। चलिए, तो अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 75 की। 75 की अगर हम बात करें तो यहां पर आप देखोगे, यहां पर प्रधानमंत्री की नियुक्ति एवं प्रधानमंत्री की नियुक्ति और इनसे संबंधित जो भी मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति की बात करता है, राइट। प्रधानमंत्री की नियुक्ति एवं इसके नेतृत्वकर्ता में जो मंत्रिपरिषद होते हैं, नेतृत्व में मंत्रिपरिषद के जो भी मंत्री होते हैं, इनकी नियुक्ति एवं इनकी या शपथ के संदर्भ में ये अनुच्छेद है। तो आप जैसा कि जानते हो कि जो प्रधानमंत्री होते हैं, राइट, प्रधानमंत्री होते हैं, तो प्रधानमंत्री को कैसे नियुक्त किया जाता है। पहली बात तो आप ये समझिए कि आप जानते हो कि जब भी लोकसभा के चुनाव होते हैं, राइट, तो लोकसभा में जो भी सांसद होते हैं वो खड़े होते हैं। तो सांसद एक प्रकार का देखे जाएं तो ये जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि जनता के प्रति एक प्रकार के उत्तरदायी होते हैं और जनता का एक बहुमत हासिल करने के लिए ये निरंतर क्या है, अपने हर 5 साल में चुनाव लड़ते हैं, राइट। तो 5 साल में जब ये चुनाव लड़ते हैं, ओके, तो 5 साल में जब ये चुनाव लड़ते हैं, जब जो भी मंत्री या जो भी सांसद है वो जिस पार्टी से है, अगर वो पार्टी विजयी होती है, राइट, वो पार्टी विजयी होती है, तो वहाँ पे जितने भी मंत्री होते हैं एक्चुअली में वो उस क्षेत्र विशेष में अगर वो विजयी होते हैं तो उनकी सीटें जीत मानी जाती है। यहाँ ऐसा नहीं है कि एक पार्टी से अगर कोई मंत्री है और वो पार्टी भले ही जीत गई हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि उससे संबंधित सभी जो मंत्री होते हैं वो जीत ही जाते हैं, राइट, ऐसा नहीं होता है। बस ये है कि हाँ, जैसे कोई चीज़ अगर 242 है, किसी को लाने हैं सांसद जीत विजयी हासिल करने हैं, तो 242 होने चाहिए, 281 भी नहीं होने चाहिए, 282 होने चाहिए, राइट। अगर आप देखोगे कि कोई मंत्री है वो भले ही बीजेपी से है या किसी भी पार्टी से है, अगर उस पार्टी वो विजयी भले ही हो जाती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उसके जितने भी मंत्री हैं या जितने भी सांसद हैं वो विजयी हो ही जाएं। आप बिल्कुल नहीं कह सकते हो। बस ये है कि वो पार्टी विजयी होनी चाहिए। तो उस पार्टी से संबंधित जो सांसद होते हैं जो विजयी हुए हैं, उसी पार्टी से ही वो विजयी जो मंत्री सांसद होते हैं उन्हीं से ही एक प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाते हैं, राइट। और प्रधानमंत्री जो चुने जाते हैं वो उसी पार्टी से संबंधित जो सांसद होते हैं वो अपने आधार पर वहाँ चयन करते हैं कि किसे प्रधानमंत्री बनाना चाहिए, तो उस अकॉर्डिंग वो प्रधानमंत्री को नियुक्त कर लेते हैं। तो बहुमत दल से होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री जो होते हैं वो बहुमत दल से होते हैं, राइट। और बहुमत दल आप देखोगे जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त है, जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त है, राइट। तो आपको यही समझना चाहिए कि लोकसभा में जिस पार्टी को बहुमत प्राप्त है उस पार्टी के जो सदस्य होते हैं वो अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करना चाहिए। तो फिर क्या है, राष्ट्रपति जो होते हैं उन्हीं को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं, उन्हें शपथ दिलाते हैं। समझिए मेरी बात को। जैसे बीजेपी की मान लेते हैं भाई सरकार चल रही, राइट, तो बीजेपी की सरकार के जितने भी सांसद हैं उन्हें क्या है, बहुमत प्राप्त है, लोकसभा में उनका बहुमत है, राइट, उन्हें लोकसभा में जनता का बहुमत है। तो
वो क्या करते हैं कि किसी भी व्यक्ति को, या हम ऐसा कह सकते हैं, लेकिन वो आप ये दिमाग में याद रखना कि प्रधानमंत्री वो उसी व्यक्ति को, भले ही सांसद जो होते हैं वो एक प्रकार के देखे जाएं उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं जो सांसद हो या सांसद की सदस्यता रखने में योग्य हो, या 6 महीने में वो सांसद बन सकते हैं, तो उसे भी नियुक्त कर सकते हैं, उसे भी नियुक्त कर सकते हैं। लेकिन उसे बहुमत तो दिखाना पड़ेगा ना, 6 महीने के अंदर अंदर बहुमत दिखाना पड़ेगा। लोकसभा में बहुमत अनिवार्य है, राइट, लोकसभा में बहुमत अनिवार्य होता है। तो इसलिए कोई भी अगर प्रधानमंत्री बनता है, कोई भी प्रधानमंत्री बनता है, तो वो एक प्रकार से लोकसभा में उसे बहुमत होना चाहिए। वो किस अब वो सदस्य चाहे राज्यसभा का हो या चाहे वो लोकसभा को, ठीक, सदस्य चाहे वो सांसद की हम बात कर लेते हैं, तो सांसद वो चाहे राज्यसभा का हो या लोकसभा को, डजेंट मैटर, लेकिन उसे बहुमत तो लोकसभा में होना चाहिए। दो कंडीशन होती हैं कोई भी अगर प्रधानमंत्री बनता है, तो पहली बात तो यही है कि उसे लोकसभा में बहुमत होना चाहिए। तो लोकसभा में उसे बहुमत प्राप्त करना होता है, या वो 6 महीने के अंदर अंदर बहुमत दिखाना पड़ता है उसे, अगर वो प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है, राइट। या आप देखोगे कि जो राज्यसभा का सांसद है, तो राज्यसभा का सांसद है तो है, लेकिन उसके पास बहुमत लोकसभा का तो होना चाहिए। ये अनिवार्य होता है कि लोकसभा का बहुमत होना चाहिए, तभी वो प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। तो आपने क्या देखा कि बहुमत दल का, तो बहुमत दल का कोई भी अगर व्यक्ति है, अगर उसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है, प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है, तो निश्चित ही आप देखोगे तो इसी व्यक्ति को राष्ट्रपति क्या है, नियुक्त करते हैं, राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं और शपथ दिलाते हैं, राइट। तो आप ये समझिए कि प्रधानमंत्री जो चुने जाते हैं वो बहुमत दल के नेता ही होते हैं, उन्हीं से ही प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त कर देते हैं। अब बात आती है कि जो और मंत्री जो होते हैं, इसी में क्योंकि पूरी एक मंत्री परिषद गठित की जाती है, इसके लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली, फिर इसके बाद जब प्रधानमंत्री नियुक्त हो जाते हैं तो प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली एक मंत्री परिषद गठित की जाती है। और ये जो मंत्री परिषद होती है, कि मंत्री परिषद जो होती है, इसमें सांसद जो होते हैं, राइट, सांसद जो होते हैं वही चुन के जाते हैं, वही चुनकर जाते हैं, और वो सांसद लोकसभा या राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से हो सकते हैं या एक से भी हो सकते हैं, राइट। ऐसा नहीं है कि दोनों का होना अनिवार्यता है, ऐसा नहीं है, वो लोकसभा से भी हो सकते हैं, राज्यसभा से भी हो सकते हैं। ये प्रधानमंत्री पर छोड़ा है कि प्रधानमंत्री के अकॉर्डिंग उनको मंत्रियों को नियुक्त करते हैं, तो उन्हीं के आधार पर वो चयन कर लेते हैं कि लोकसभा से कौन मंत्री ठीक है, या ये कार्यभार संभाल सकता है, या उनकी बात को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हो सकता है, तो उस अकॉर्डिंग वो डिसाइड कर लेते हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों से नियुक्त किए जा सकते हैं मंत्री। और मंत्री आपने देखा हो, एक प्रकार के देखा जाए तो ये लाभ के पद पर नहीं होते हैं, क्योंकि इनकी मंत्री जो होते हैं वो एक दोहरी सदस्यता रखते हैं, और दोहरी सदस्यता में वो मंत्री भी होते हैं और सांसद के वो सदस्य भी माने जाते हैं, राइट। तो इसलिए आपने देखा हो कि जो मंत्री होते हैं वो भाग ले लेते हैं, ठीक, जब भी कभी बैठकें होती हैं लोकसभा या राज्यसभा की, तो मंत्री जो होते हैं वो भाग लेते हैं, स्वतंत्र रूप से वो भाग लेते हैं, राइट। लेकिन वो वोट जो डालते हैं वो अपने ही सदन में डालते हैं, दूसरे सदन में नहीं डालते हैं। सुनना मेरी बात को, जैसे कोई भी मंत्री है, अगर वो मंत्री परिषद में नियुक्त किया जाता है, राइट, और मंत्री परिषद में लोकसभा राज्यसभा दोनों से हो सकते हैं। लेकिन आप देखोगे जब वही मंत्री राज्यसभा और लोकसभा की जब कभी बैठकें होती हैं, या ऐसे विचार विमर्श निर्णय फैसले लिए जाते हैं, तो उससे संबंधित ये क्या है, मंत्री भाग लेते हैं, ये मंत्री उसमें भाग लेते हैं। तो ये जो मंत्री भाग लेते हैं, तो ये केवल आपने देखा हो भाग ले सकते हैं, पक्ष में बात कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये जो वोट डालते हैं, लेकिन वे उसी सदन में डालते हैं जिस सदन से ये सदस्य मंत्री बनाए गए हैं। मतलब आप समझिए, जैसे कोई मंत्री है, राइट, कोई मंत्री है, अगर कोई सांसद है उसे मंत्री बनाया गया है, तो वो मंत्री जो होता है, जैसे अगर वो मंत्री लोकसभा से है तो लोकसभा में ही वोट डाल सकता है, और जो राज्यसभा से मंत्री है वो राज्यसभा में ही वोट डाल सकता है।
लेकिन राज्यसभा का मंत्री लोकसभा में वोट नहीं डाल सकता है, लोकसभा का मंत्री राज्यसभा में वोट नहीं डाल सकता है। लेकिन लोकसभा का मंत्री राज्यसभा में भाग ले सकता है, पक्ष की बात कर सकता है, लेकिन वोट नहीं डाल सकता है। राज्यसभा का व्यक्ति, जो राज्यसभा का मंत्री है, वो लोकसभा में बोल सकता है, बैठ सकता है, पक्ष ले सकता है, लेकिन मत नहीं डाल सकता है। तो आप दिमाग में क्लिक कर लीजिए कि ये जो मंत्री होते हैं लोकसभा राज्यसभा दोनों में भाग ले सकते हैं, लेकिन ये मत जो डालते हैं वो अपने ही सदन में डालते हैं। ठीक, तो आप ये क्लिक कर लीजिए माइंड में। अब बात हम ये करते हैं, जो मंत्री परिषद जो गठित होती है, तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि इसके में आप जानते हो कि कैबिनेट मंत्री भी होते हैं, राइट। तो कैबिनेट मंत्री भी होते हैं, इसी में राज्य मंत्री भी होते हैं, उप मंत्री भी होते हैं और स्वतंत्र प्रभार मंत्री भी होते हैं। तो इस प्रकार से इन मंत्रियों से मिलकर ही ये मंत्री परिषद गठित की जाती है। और ये कैबिनेट मंत्री जो होते हैं इन्हें मंत्रालय प्राप्त होते हैं, और जबकि राज्य मंत्री या उप मंत्री होते हैं इन्हें राज्य मंत्रालय के अंतर्गत जो प्रभाग होते हैं, विभाग होते हैं, उनको इनमें सौंप दिया जाता है। तो ये उनकी देखरेख में कार्य करते रहते हैं। आगे हम अभी बताएंगे, क्लियर कर देंगे, राइट। तो कैबिनेट मंत्रियों के पास अपने अपने एक एक मंत्रालय होते हैं, और ये जो मंत्रालय आपने देखा हो, मंत्रालय जो होते हैं, ये देखा जाए तो जितने भी मंत्री होते हैं उनको एक एक मंत्रालय दिया जाता है, राइट। बिना मंत्रालय के कोई मंत्री नहीं, कैबिनेट मंत्री नहीं बनता है, सभी के पास अपना एक एक मंत्रालय होता है। जैसे वित्त मंत्रालय देख लो, विदेश मंत्रालय देख लो, राइट, इसी में स्वास्थ्य मंत्रालय देख लो। ऐसे ये जो मंत्रालय होते हैं सभी को अपना अपना एक मंत्रालय प्राप्त होता है, और उस मंत्रालय में जो कार्य करते हैं, उस मंत्रालय में जो कार्य करते हैं वो अपने अपने कार्य करते हैं, लेकिन उसमें देखा जाए जो कोई भी कृत्य किया जाता है वो एक्चुअली में सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, सामूहिक रूप से होता है। ऐसा नहीं है कि कोई मंत्री है वो उसमें काम कर रहा है, अपने मंत्रालय में काम कर रहा है, तो वो अकेला ही उसमें काम करेगा, लेकिन अगर वो कोई निर्णय फैसले जब लेते हैं ना उससे संबंधित, वो सामूहिक रूप से होते हैं। ठीक, मंत्रालय उन्हें जरूर अपना अपना प्राप्त होता है, लेकिन जो कृत्य या निर्णय जो फैसले लिए जाते हैं वो सामूहिक रूप से होते हैं, राइट। तो आप ये स्पष्ट क्लिक कर लीजिए माइंड में। अब बात हम यहाँ करते हैं कि जितने भी ये मंत्री नियुक्त किए जाते हैं, जितने भी ये मंत्री नियुक्त किए जाते हैं, तो ये प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, राइट, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही ये नियुक्त करते हैं। और इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति स्वयं इनकी नियुक्ति नहीं करते हैं, परामर्श के आधार पर करते हैं। प्रधानमंत्री जिसे चाहते हैं उन्हीं को राष्ट्रपति है प्रधानमंत्री बना देते हैं, राइट। उनकी शपथ दिलवाते हैं, उनकी गोपनीयता की शपथ दिलवाते हैं। तो राष्ट्रपति जो जितने भी निर्णय फैसले लेते हैं वो प्रधानमंत्री की सिफारिश के आधार पर ही लेते हैं। अपने आधार पर विवेक से राष्ट्रपति कभी किसी मंत्री को नियुक्त नहीं करते हैं। चलिए, तो आप ये माइंड में बैठा लीजिए। अब जैसे कि इनका जो एक प्रकार का देखा जाए, जो मंत्री होते हैं, मंत्री जो होते हैं इनके भी अपने अपने उत्तरदायी होते हैं। जैसे कि सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होता है, राइट। और ब्रिटेन में आप देखोगे तो वहाँ भी विधिक उत्तरदायित्व देखने को मिल जाता है, राइट। ब्रिटेन में विधिक उत्तरदायित्व होता है। एक मिनट, चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपसे ये समझ में आ गया होगा। तो इनके हम जो भी इनके सामूहिक उत्तरदायित्व हैं और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व हैं पिछली क्लास में मैंने बता ही दिए थे, आगे फिर क्रिएट कर देंगे, क्लियर कट कर देंगे, राइट। अब थोड़ा समझ लो प्रधानमंत्री के। तो अगर प्रधानमंत्री की बात की जाए तो आप जानते हो कि प्रधानमंत्री जो होते हैं वो कहाँ से नियुक्त होते हैं? वो नियुक्त होते हैं बहुमत दल के नेता से। अब बात यहाँ आती है कि किसी ये बहुमत दल के नेता से होते हैं, उन्हीं से ये चुने जाते हैं, राइट। अगर मान लेते हैं कि किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है, किसी भी पार्टी को अगर बहुमत नहीं मिलता है
तो यहाँ पर आप देखना, या तो गठबंधन सरकार बनेगी, गठबंधन सरकार बनेगी, क्योंकि किसी को अगर बहुमत नहीं मिलता है तो गठबंधन सरकार बना लेते हैं कि चलो किसी को बहुमत नहीं मिला है, कोई विजयी नहीं हुआ है, राइट, तो वो क्या करते हैं, एक गठबंधन सरकार बना लेते हैं। तो गठबंधन सरकार में देखा जाए तो प्रधानमंत्री जो नियुक्त किया जाता है वो आपने देखा हो कि एक प्रकार से विपक्ष का ही होता है, राइट। तो विपक्ष का एक प्रधानमंत्री बनाया जाता है, या किसी को बहुमत दल किसी को नहीं मिलता है तो विपक्ष के राष्ट्रपति विपक्ष के नेता को भी प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं। समझ रहे हो? तो इस आधार पे आप समझ सकते हो। दूसरी बात है कि किसी भी व्यक्ति को अगर प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है तो उसे 6 माह के अंदर अंदर से सदस्यता लेनी पड़ती है, राइट। उसे संसद की सदस्यता लेनी पड़ती है, ठीक। संसद की सदस्यता लेनी पड़ती है, एक कंडीशन ये होती है। दूसरी कंडीशन इसमें ये होती है कि उसे फिर लोकसभा में बहुमत हासिल करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपने सदस्यता तो ले ली और आपके पास बहुमत है ही नहीं, ओके। तो लोकसभा में आपके पास बहुमत होना चाहिए, तो बहुमत अगर है तभी आप प्रधानमंत्री बन सकते हो, अदरवाइज प्रधानमंत्री आप नहीं बन सकते हो। पहली बात तो इसमें है संसद की सदस्यता लेनी पड़ती है, चाहे वो राज्यसभा से ले सकते हो या लोकसभा से ले सकते हो। संसद में दोनों सदन में किसी में भी सदस्यता ले सकते हो। दूसरी कंडीशन इसमें है कि उसे फिर बाद में लोकसभा में बहुमत हासिल करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि संसद की सदस्यता ले ली और बहुमत है ही नहीं आपके पास, बहुमत भी होना अनिवार्य है। तो बहुमत अगर आपके पास लोकसभा में है तो आप प्रधानमंत्री बन सकते हो। 6 माह में ये चीज़ें होनी चाहिए, ओके। अगर आपके पास 6 माह में प्रधानमंत्री, अगर आपके पास बहुमत अगर नहीं है तो फिर आप देखोगे तो इसमें विपक्ष के नेता को भी ये प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं, राइट। तो ये यहाँ पे विवेक शक्ति वो लगा लेते हैं। चलिए, तो किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नियुक्त कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को, लेकिन बस यही है, किसी भी सामान्य व्यक्ति को किसी को नियुक्त कर सकते हैं, लेकिन उसे संसद की सदस्यता लेनी पड़ेगी। दूसरी बात है उसे लोकसभा में बहुमत हासिल करना पड़ेगा, तो प्रधानमंत्री बन सकता है, अदरवाइज प्रधानमंत्री नहीं बन पाएगा, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपसे ये स्पष्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसमें बात करते हैं कि आपने जैसे देखा हो, विवेक के आधार पर आपने देखा हो कि जब इंदिरा गांधी की जब सरकार थी, इंदिरा गांधी की जब सरकार थी तो उस समय इंदिरा गांधी कब मर गई थी? 1984 में, राइट। 1984 में उनकी मृत्यु हुई। तो उस समय आपने देखा हो राजीव गांधी किसी भी सदन के नेता नहीं थे, किसी भी सदन के नेता नहीं थे, ना वो लोकसभा के नेता थे ना वो राज्यसभा के, वो सांसद थे ही नहीं। लेकिन उन्हें फिर भी प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था, किसने? राष्ट्रपति ने, राइट। उन्होंने, वो सरकार गिराना नहीं चाहते थे, सरकार गिर जाती, क्योंकि उसमें आप देखते हो कि जब प्रधानमंत्री की नियुक्ति मृत्यु हो जाती है तो सरकार गिर जाती है, राइट। तो राष्ट्रपति को लगता है कि जल्द में उनको नियुक्त करना है, वो किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकते हैं। तो उन्होंने लगा कि चलो राजीव गांधी हैं, उनको ही नियुक्त कर देते हैं। तो उन्होंने नियुक्त कर दिया राजीव गांधी को। लेकिन राजीव गांधी किसी भी सदन के नेता नहीं थे उस समय, ना लोकसभा के ना राज्यसभा के, राइट। लेकिन बाद में क्या हुआ कि फिर इनको बहुमत दिखाना पड़ा। लोकसभा में इन्होंने बहुमत हासिल किया, राइट। लोकसभा में जब इन्होंने बहुमत हासिल किया तो फिर ये प्रधानमंत्री नियुक्त हो गए थे। तो इस आधार पर ये एग्जाम्पल आप ले सकते हो ऐसे। चलिए, अगर इनका कार्यकाल देखा जाए, अब आती है बात कार्यकाल की, तो इनका कार्यकाल जो होता है वो निश्चित नहीं होता है, मतलब अनिश्चित कार्यकाल होता है, निश्चित नहीं होता है, या हम कह सकते हैं अनिश्चित कार्यकाल होता है। जैसा कि आप जानते हो वैसे तो 5 वर्ष माना जाता है, राइट, 5 वर्ष माना जाता है। लेकिन ये 5 वर्ष आप देखोगे कि किसी भी परिस्थिति बस ये 5 वर्ष नहीं रहता है। जैसे आपने देखा हो कि अगर किसी प्रकार से 5 वर्ष से पहले भी सरकार गिर सकती है, जैसे अविश्वास प्रस्ताव से, राइट। यानी कि किसी भी
सामूहिक रूप से अगर सरकार काम नहीं कर पा रही है, जो भी वहाँ पे मंत्री हैं वो मंत्री सामूहिक रूप से काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके विरुद्ध विपक्ष अपना अविश्वास प्रस्ताव लाएगा और वो सरकार को गिरा देगा। राइट, तो वो फिर 5 वर्ष कहाँ रहे, 5 वर्ष से पहले भी तो ये नष्ट हो सकती है। तो आप ये समझिए कि सरकार जो है उसका कोई कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, वो एक प्रकार से देखे जाए तो प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। जितना इनका जो कार्यकाल होता है वो प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। अब प्रसाद पर्यंत का मतलब आप ये भी मत समझिए कि राष्ट्रपति अपने विवेक से इनको जब चाहे तब हटा सकता है, तो नहीं हटा सकता ना, नहीं हटा सकता। प्रसाद पर्यंत है, प्रसाद पर्यंत का मतलब यहाँ एक आधार पर होता है कि जैसे अगर कोई भी पार्टी, राइट, कोई भी पार्टी है और जिस पार्टी अपना बहुमत नहीं दिखा पा रही है और उस पार्टी में जैसे कोई मान लो प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए, राइट, प्रधानमंत्री नियुक्त किए, अब वो प्रधानमंत्री कुछ समय बाद क्या होता है कि उस पार्टी के जितने भी सांसद हैं वो दल बदल करके 2/3 दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, तो फिर जो प्रधानमंत्री बने हैं तो उनके पास बहुमत ही नहीं रहा है, उनके पास बहुमत ही नहीं रहा है। तब राष्ट्रपति क्या करते हैं, उन्हें अलग कर देते हैं, कि सरकार को नष्ट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो यहाँ पर ये प्रसाद पर्यंत होते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके पास बहुमत भी प्राप्त है और उसको राष्ट्रपति हटा दें, नहीं हटा सकते हैं। बहुमत जब तक रहेगा राष्ट्रपति कुछ नहीं करेंगे, और जैसे ही बहुमत गया तो राष्ट्रपति स्वयं उनको बर्खास्त कर देंगे। चलिए, तो इनका कोई कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित नहीं होता है। दूसरी बात है कि अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से सरकार गिराई जा सकती है। तो अविश्वास प्रस्ताव आपको पता ही होना चाहिए, सरकार के विरुद्ध लाया जाता है। मंत्रिपरिषद पूरी जो मंत्रिपरिषद है उसके विरुद्ध ही आता है ये। एक दूसरी कंडीशन है इसमें कि आप देखोगे इसे राष्ट्रपति भी जब ये बहुमत नहीं दिखा पाते हैं, जो भी प्रधानमंत्री बनते हैं उनको अगर बहुमत नहीं मिलता है, उनको बहुमत अगर नहीं मिलता है तो राष्ट्रपति स्वयं उन्हें पद से बर्खास्त कर सकते हैं। ओके, इस कंडीशन में। चलिए, तो आप ये समझ सकते हैं। तो सामूहिक उत्तरदायित्व होना आवश्यक है, जैसे कि जो मंत्रिपरिषद होती है, प्रधानमंत्री नेतृत्व की जो मंत्रिपरिषद होती है, अगर उसका सामूहिक उत्तरदायित्व तो लोकसभा के प्रति होता है, अगर वो अपना सामूहिक उत्तरदायित्व नहीं निभा पाती है या किसी मंत्री ने ऐसा कोई कृत्य किया है जिसकी वजह से सरकार जो है वो भी देखा जाए तो उसको नहीं समझा रही है या उसे एक राष्ट्रपति परामर्श से बदल नहीं रही है, हटा नहीं रही है, बर्खास्त नहीं कर रही है, तब भी अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। और अविश्वास प्रस्ताव हमेशा याद रखना, ये पूरी सरकार के ही विरुद्ध लाया जाता है, किसी एक व्यक्ति या मंत्री के विरुद्ध नहीं आता है, पूरी सरकार के विरुद्ध आता है। और अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया तो समझिए सरकार गिर ही जाती है, सरकार फिर गिर ही जाती है, फिर से कोई बचा नहीं पाता है, ना राष्ट्रपति बचा पाते हैं। ओके, तो आप ये समझ सकते हो। तो इनका कार्यकाल कोई निश्चित नहीं होता है, 5 वर्ष होता है। और आपने देखा हो एक कंडीशन और आती है कि जैसे जब देश में आपातकाल लगा हो, देश में अगर आपातकाल लगा हो तो उस स्थिति में इसका जो कार्यकाल होता है लोकसभा का कार्यकाल है वो 6 वर्ष का हो जाता है, 6 वर्ष का हो जाता है। लेकिन ये कंडीशन ये देखी जाती है कि अगर आप देखोगे कि 6 माह से अगर अधिक आपातकाल रहता है तो इसका कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ जाता है, वो 6 वर्ष का हो जाता है। यदि लोकसभा भंग होने वाली है, आप सुनना यहाँ पे, यदि लोकसभा भंग होने वाली है और लोकसभा भंग के मतलब कि कुछ मंथ रह गए हैं और भंग होने वाली है, और उस परिस्थिति में अगर आपातकाल लग जाता है, कभी भी विडंबना ऐसी हो सकती है, स्थिति बन सकती है, क्या जानो आगे की बात, राइट। अगर ऐसी स्थिति बन जाती है तो फिर आपने देखा हो कि लोकसभा जो भंग होने वाली है और उस समय आपातकाल लग जाए, तब भी आप देखोगे कि ये आपातकाल की जो अवधि है, ये अवधि के अकॉर्डिंग फिर डिसाइड किया जाता है, राइट। फिर अवधि का अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है, यानी कि अगर ये 3 या 4 महीने है, आपातकाल 3 या 4 महीने रहता है, तो लोकसभा का कार्यकाल है वो 6 माह तक आगे बढ़ाया जा सकता है, ओनली 6 माह तक।
अगर 6 माह से ज़्यादा आपातकाल लगता है तो फिर 1 वर्ष तक है। लेकिन ये कंडीशन जो है दूसरी वाली, ये लोकसभा की जब भंग होने की स्थिति में आती है तभी ये लागू होती है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपसे ये समझ में आपको आ गया होगा कि किस आधार पर स्पष्ट होता है। तो आप समझ सकते हो कि इनका जो कार्यकाल है वो निश्चित नहीं होता है, जबकि आप अमेरिका में देखोगे तो अमेरिका में कार्यकाल निश्चित होता है। अगर राष्ट्रपति मर भी जाता है ना, मर भी जाता है, तो दूसरा जो राष्ट्रपति आता है वो भी शेष अवधि के लिए वहाँ नियुक्त कर दिया जाता है। राइट, शेष अवधि के लिए पूर्व। यहाँ भारत में जबकि शेष अवधि के लिए राष्ट्रपति नहीं है, यहाँ पर जैसे राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या किसी स्थिति में अगर फिर राष्ट्रपति जब चुनाव होता है, दोबारा चुनाव होता है, उसमें उपचुनाव नहीं होते हैं, बस ये याद रखना। राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति में चुनाव होता है, उपचुनाव नहीं होता है। जो चुनाव होता है वो 5 वर्ष के लिए ही होता है। ठीक, नया भी राष्ट्रपति आएगा वो 5 वर्ष के लिए रहेगा। लेकिन अमेरिका में जो राष्ट्रपति होते हैं वो देखा जाए तो अगर अपने कार्यकाल के समय, कार्यवाह करते समय अगर उनकी मृत्यु हो जाती है या वो किसी परिस्थिति बस अपने कार्य को नहीं संभाल पाते हैं, तो उस स्थिति में वो या तो इस्तीफा दे दें या वो उनकी मृत्यु हो जाए, तो फिर जो शेष कार्यकाल बचता है उस शेष कार्यकाल के राष्ट्रपति रहते हैं। और 4 वर्ष वो निश्चित होता है। 4 वर्ष से पहले तो कुछ होने वाला है ही नहीं, 4 वर्ष से पहले कुछ होने वाला है ही नहीं उसमें। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए, एक क्लियर कट और कर लो, जैसे कि जो भी मंत्री जब नियुक्त किए जाते हैं तो उन मंत्री को राष्ट्रपति भी नियुक्त करता है, लेकिन परामर्श के आधार पर, या राष्ट्रपति जो होते हैं किसी भी व्यक्ति को एक अपनी सलाह से नियुक्त कर लेते हैं, पर वो क्या है, मंत्रियों को राष्ट्रपति की परामर्श से वो नियुक्त करते रहते हैं। ठीक है, आप ये एक दिमाग में बैठा सकते हो। जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति ही करते रहें, राष्ट्रपति के अपनी एक सलाह से कोई भी व्यक्ति को नियुक्त कर सकते हैं, तो वो फिर प्रधानमंत्री की सलाह पर वो नियुक्त करते रहते हैं शेष मंत्रियों को। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपसे ये समझ में आ गया होगा, स्पष्ट आपको। अब हम बात करते हैं कि जो मंत्री होते हैं, जो मंत्री होते हैं इनको कौन हटा सकता है? क्या प्रधानमंत्री इस मंत्री को हटा सकते हैं? तो आप दिमाग में बैठा लेना कि प्रधानमंत्री अपनी शक्ति से इन्हें नहीं हटा सकते हैं। राइट, प्रधानमंत्री कभी भी अपनी शक्ति से नहीं हटा सकते हैं, लेकिन इनके पास पावर ये होती है कि अगर ये किसी मंत्री को हटाना चाहें, किसी मंत्री को अगर हटाना चाहते हैं, किसी मंत्री को हटाना चाहते हैं, तो उस मंत्री के खिलाफ राष्ट्रपति को वो परामर्श देंगे। राष्ट्रपति को परामर्श देंगे तो फिर राष्ट्रपति क्या करता है, उस मंत्री को बता सकता है कि परामर्श प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को दी हो। राइट, तो आप ये समझिए प्रधानमंत्री स्वयं से नहीं हटाते हैं, बस यही है कि वो राष्ट्रपति को सलाह देते हैं और राष्ट्रपति फिर उनको हटा देते हैं। चलिए, तो इतना बहुत है, पर्याप्त हो गया अनुच्छेद 75 के बारे में। और अगर समझना चाहो तो आपको पता होना चाहिए कि मंत्री जो होते हैं वो एक्चुअली में उन्हें कई उत्तरदायित्व प्राप्त होते हैं। तो उत्तरदायित्व में अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी हम समझा चुके हैं, और थोड़ा समझ लो। सामूहिक उत्तरदायित्व होता है और दूसरा होता है इसमें व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। एक उत्तरदायित्व और होता है, वो होता है विधिक, लेकिन वो विधिक उत्तरदायित्व जो है वो ब्रिटेन में है, वो ब्रिटेन में है। अगर समझना चाहो तो थोड़ा समझ लो। जैसे सामूहिक उत्तरदायित्व तो आप जानते ही हो कि जितने भी मंत्री होते हैं, मंत्रिपरिषद में जो भी सदस्य होते हैं, सभी मंत्री एक प्रकार से देखा जाए तो सामूहिक काम करते हैं, यानी कि वो गोपनीयता का काम करते हैं। दूसरी बात, वो सामूहिक रूप से काम करते हैं, उनका यानी कि एक समान विचारधारा से वो काम करते हैं। राइट, एक समान विचारधारा से वो काम करते हैं। अगर किसी भी निर्णय को लेना है, किसी भी फैसले को अगर लेना है, तो वो फैसला जो होता है या निर्णय जो होता है वो एक सामूहिक रूप से होता है। ठीक, वो सामूहिक रूप से होता है। सामूहिक में ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति 10 व्यक्ति काम कर रहे हैं और एक विरुद्ध जा रहा है, तो ऐसा नहीं है। अगर जो विरुद्ध काम कर रहा है तो फिर उसे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की सिफारिश से उसे हटा सकते हैं। ओके, तो सामूहिक होना जरूरी है।
गोपनीयता होना जरूरी है और सामूहिक होना जरूरी है, क्योंकि जो भी मंत्रिपरिषद होती है तो उस मंत्रिपरिषद का जो उत्तरदायित्व होता है वो लोकसभा के प्रति होता है, वो सामूहिक रूप से होता है। तो सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होने के साथ साथ सामूहिक रूप से उन्हें जो निर्णय हैं, फैसले हैं, वो सामूहिक रूप से होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि सभी मंत्री अपने विवेक विवेक के आधार पर कोई भी निर्णय लेने में उतारू हैं, ऐसा नहीं कर सकते हो। सभी के अगर कोई निर्णय लिया जाता है वो उस जो कमेटी होती है वो सामूहिक होनी चाहिए, और सामूहिक में सभी की सलाह एक प्रकार से एक समान रूप से होनी चाहिए। ठीक है, तो ये होना अनिवार्य है, तभी वो सामूहिक उत्तरदायित्व माना जाता है। अगर आपका सामूहिक उत्तरदायित्व नहीं होता है तो फिर अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है और सरकार गिराई जा सकती है। तो सामूहिक उत्तरदायित्व होना अनिवार्य होता है। दूसरी कंडीशन है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। तो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व तो आप जानते हो कि ये जो व्यक्तियों को प्राप्त होते हैं, व्यक्तियों को प्राप्त होते हैं, और ये व्यक्तिगत उत्तरदायित्व जो है वो लोकसभा और राज्यसभा के प्रति नहीं होता है, वो होता है प्रधानमंत्री के प्रति। तो प्रधानमंत्री के प्रति जितने भी मंत्रिपरिषद होते हैं उनका अपना व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होता है, वो प्रधानमंत्री के प्रति अपना उत्तरदायी रहें, उनकी बात को माने। लेकिन आप एक दिमाग में ये क्लियर कट बैठा लो कि प्रधानमंत्री भी जो होते हैं वो कोई विवेक से काम नहीं करते हैं। ओके, वो भी सामूहिक रूप से कार्य करना उन्हें भी होता है। कोई भी निर्णय फैसले जो होते हैं वो विवेक से किसी भी कार्य को नहीं करते हैं। बस ये है कि अगर वो विवेक से ले सकते हैं, विवेक से ले सकते हैं, लेकिन सामूहिक होना अनिवार्य होता है। राइट, आप दिमाग में ये क्लियर कट बैठा सकते हो। तो सामूहिक होना अनिवार्य है, साथ साथ व्यक्तिगत होना भी अनिवार्य है। तो व्यक्तिगत में मैंने आपको बता ही दिया है कि ये प्रधानमंत्री के प्रति जितने भी मंत्री होते हैं सभी उत्तरदायी होते हैं, प्रधानमंत्री की बात को मानते हैं। राइट, जो भी वो फैसले लेते हैं उस पर डिसीजन देते हैं। लेकिन यही है कि प्रधानमंत्री भी स्वयं अकेले कोई कार्य नहीं करते हैं, वो सामूहिक रूप से ही कार्य करते हैं। तीसरा आता है विधिक उत्तरदायित्व। राइट, तो विधिक उत्तरदायित्व में आप समझिए कि यहाँ पर आप देखोगे कि ये ब्रिटेन में है, भारत में नहीं है। ये विधिक उत्तरदायित्व जो होता है वो भारत में नहीं है, ब्रिटेन में। राइट, तो ब्रिटेन में आप देखोगे कि जो भी आप देखोगे, जैसे भारत में नाम मात्र के कौन है, नाम मात्र की कार्यपालिका कौन संभालते हैं, वो संभालते हैं राष्ट्रपति। राइट, तो उसी प्रकार से ब्रिटेन में आप देखोगे जो नाम मात्र के कौन होते हैं वो होते हैं राजा रानी, राजा या रानी। राइट, तो ये राजा और रानी जो होते हैं एक्चुअली में देखा जाए तो ये कोई अगर जब निर्णय लेते हैं, राइट, ये जब कोई निर्णय लेते हैं तो आप दिमाग में क्लियर कट बैठा लेना, इनके जो निर्णय होते हैं आपने देखा हो कि ये कैसा भी निर्णय लें, कैसा भी निर्णय लें, इनके निर्णय पर जो मंत्री होते हैं, जो मंत्री होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी सिग्नेचर करते हैं। लेकिन इनके जो फैसला है इनको कभी क्रॉस नहीं करते हैं, यानी कि काट नहीं सकते हैं। जैसा राजा रानी ने अगर कह दिया वो फैसला अनिवार्य ही माना जाता है। ये दिमाग में आप क्लियर कर बैठा लो। विधिक उत्तरदायित्व में जितने भी मंत्री होते हैं वहाँ के, तो वो मंत्री जो होते हैं, अगर राजा रानी ने किसी ने अगर, और भले ही वो नाम मात्र हैं, लेकिन उनका जो भी फैसला अगर वो लिया जाता है वो अंतिम माना जाता है, और उस पर जो मंत्री होते हैं उन्हें फैसला सिग्नेचर देना ही पड़ता है। लेकिन अगर आप देखोगे जो फिर अगर कोई भी काम गलत होता है उसमें, मान लो राजा रानी ने भले ही गलत फैसला लिया हो, लेकिन मंत्रियों को तो मानना पड़ेगा ना, वो विधिक उत्तरदायित्व है। कोई कानून से संबंधित राजा रानी है, कानून से संबंधित जो राजा रानी कोई भी निर्णय ले लेते हैं, अगर वो भले ही गलत है, वो राजा रानी को समझ नहीं है, वो गलत ले लेते हैं, लेकिन मंत्री जो होते हैं वो कभी राजा रानी के फैसले को हटाते नहीं या कभी काट नहीं सकते हैं, उनको ये बात माननी पड़ती है। फिर मंत्री क्या है कि विधिक उत्तरदायित्व का मतलब यही है, तो फिर वो विधि के प्रति उत्तरदायी रहते हैं। अगर वो निर्णय गलत है तो फिर उसमें आप देखोगे तो राजा रानी कभी भी नहीं फंसते हैं, वो मंत्री ही फंसते हैं। तो मंत्री फिर न्यायालय में जाते हैं, वहाँ पे अपनी सब बातें निर्णय करते हैं। आप ये बातें समझ सकते हो। अपने यहाँ अगर देखोगे कि जो मंत्री होते हैं, जैसे व्यक्तिगत में ही आप थोड़ा और समझ लो, जैसे कि थोड़ा एडवांस में है कि मान लेते हैं कि कोई व्यक्तिगत निर्णय में अगर कोई व्यक्ति है, कोई भी मंत्री है, अगर वो कोई अच्छा प्रोग्राम लाता है, अच्छा प्रोग्राम लाता है, राइट, अगर उस प्रोग्राम पे आप देखोगे, उस प्रोग्राम पे आप देखोगे कि राष्ट्रपति को लगता है कि ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लाया है, मंत्री बहुत अच्छा कार्य कर रहा है और ये देश के हित के लिए है, सार्वजनिक हित के लिए है, और इस पर जो है वो डिसीजन वहाँ की सरकार नहीं ले रही है,
सुनना बात, वहाँ की सरकार वो डिसीजन नहीं ले रही है या उस फैसले पर कोई भी सामूहिक उत्तरदायी अपना काम नहीं कर रही है, फैसले निर्णय नहीं ले रही है, तो वहाँ पर जो भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो क्या कर सकते हैं, वो इस फैसले पर निर्णय सुना सकते हैं कि इस फैसले को यहाँ लेना चाहिए, ठीक, इस पर डिस्कशन करना चाहिए, निर्णय लेना चाहिए, कैसा क्या मसौदा आया है वो मसौदा पर डिस्कशन होना चाहिए, प्रॉपर डिस्कशन होना चाहिए, तो वो राष्ट्रपति कर सकते हैं, क्योंकि व्यक्तिगत उनको दिए गए हैं, तो व्यक्तिगत में कोई भी मंत्री मसौदा ले आ सकता है, कोई भी मसौदा तैयार कर सकता है, और वो मसौदा जो लिया आया गया है उस पर प्रॉपर डिस्कशन नहीं हो रहा है, सरकार कर नहीं रही है, तो फिर वहाँ पे राष्ट्रपति को लगता है कि मसौदा बहुत ठीक है, सार्वजनिक हित के लिए है, व्यक्तिगत हित के लिए भी है, राइट, तो फिर उस पर उस राष्ट्रपति स्वयं करा सकते हैं, मंत्रिमंडल को बोल सकते हैं कि इस पर डिसीजन होना चाहिए, निर्णय फैसला होना चाहिए, तो फिर कराते हैं इस प्रकार से। दूसरी आप इसमें देख सकते हो, गठबंधन सरकार में भी क्या होता है कि गठबंधन सरकार में आपने देखा हो कि यहाँ पर जो मंत्री बनाए जाते हैं, जो मंत्री होते हैं और प्रधानमंत्री होते हैं, जो मंत्री परिषद होती है उसी में ही तो नेतृत्व कौन करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं। अब प्रधानमंत्री, गठबंधन सरकार में कई सारी पार्टियाँ होती हैं, तो प्रधानमंत्री जैसे ए पार्टी के हैं, ओके, और मंत्री जो है वो बी पार्टी का है, तो इनके बीच में क्या बनेगी, बहुत इम्पॉसिबल, मुश्किल है, आपस में झगड़ा होगा उनके पास, क्योंकि भाई जब गठबंधन सरकार में यही तो होता है, गठबंधन सरकार कभी चलती भी कहाँ है सही से, बस यही स्थिति है कि प्रधानमंत्री हैं और मंत्री हैं, इनका आपस में सामूहिक उत्तरदायित्व नहीं सही से हो पा रहा है, क्योंकि कोई भी अगर मंत्री है वो फैसला अपना, वो व्यक्तिगत तरीके से कोई मसौदा ला रहा है, कोई अच्छा प्रपोजल ला रहा है, पोर्टल ला रहा है, या कोई भी अच्छे से विधि से संबंधित कोई निर्णय की मसौदा तैयार कर रहा है, ठीक है, तो अगर आप बात ये यहाँ पे है कि मंत्री है वो दूसरी पार्टी से और प्रधानमंत्री है दूसरी पार्टी से, ओके, तो अब प्रधानमंत्री उस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है, पर राष्ट्रपति जो है वो सोचते हैं कि हाँ ये भले ही विपक्ष के दूसरी किसी भी पार्टी के हैं और प्रधानमंत्री दूसरी पार्टी के हैं, लेकिन उनको लगता है कि ये इस पर डिस्कशन होना चाहिए, प्रॉपर निर्णय होना चाहिए, और यह सरकार के हित के लिए और सार्वजनिक हित के लिए, जनता के हित के लिए रहेगा, लोक हित के लिए रहेगा, तो फिर वो क्या करते हैं, वो उस पर मंत्रिमंडल जो होता है तो उस पर डिस्कशन कराने के लिए वो बोल सकते हैं। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपसे यह समझ में आपको स्पष्ट आ गया होगा कि आप इस प्रकार से समझ सकते हो। चलिए, वैसे ये जो दिया गया है ना, ये अनुच्छेद आपको 78 में मिल जाएगा, क्योंकि 78 में अनुच्छेद अभी हम पढ़ाएंगे, उसमें थोड़ा इसको और क्रिएट कर देंगे। अब अनुच्छेद हम 76 को समझते हैं। अनुच्छेद 76 की बात की जाए तो आप जैसे ही जानते हो, अनुच्छेद जो 76 होता है वो महान्यायवादी की बात करता है, और महान्यायवादी का मतलब यही है कि महान न्यायवादी, यानी कि इसका मतलब ये है कि ये वही व्यक्ति चुना जाएगा जो सुप्रीम कोर्ट में जज की सदस्यता के योग्य हो। जज भले ही ना हो, जज की सदस्यता के योग्य होना चाहिए, योग्यता रखता हो, उसी व्यक्ति को क्या करते हैं, महान्यायवादी बनाते हैं, ठीक है। और महान्यायवादी आपने पता होना चाहिए कि ये किस लिए बनाए जाते हैं, कि आप जानते हो कि राष्ट्रपति के कानूनी सलाहकार कौन होते हैं, वो होते हैं सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि राष्ट्रपति जो होते हैं कोई भी कानूनी अगर सलाह लेते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट से लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी उनसे ले सकते हैं, ठीक, उनकी आपस में अपनी बातचीत करते हैं, वो फैसले निर्णय ले सकते हैं, वो आपने पढ़ा हो 143 के तहत, अनुच्छेद 143 जो है उसी से संबंधित है। तो जिस प्रकार से राष्ट्रपति के कानूनी सलाहकार सुप्रीम कोर्ट होते हैं, उसी प्रकार से सरकार के कानूनी सलाहकार, सरकार के विधि सलाहकार बोल सकते हैं, या कानूनी सलाहकार जो होते हैं वो महान्यायवादी होते हैं। क्योंकि आप जानते हो सरकार में जितने भी राजनीतिक पार्टी के जो लोग होते हैं वो इतने जागरूक नहीं होते हैं, ना उन्हें इतना टैलेंट होता है, ना उन्हें अच्छे से विधियों का ज्ञान होता है, ना ही उन्हें कानून का ज्ञान होता है, ना उन्हें अच्छे से डिटेल में किसी भी विषय क्षेत्र में उनको जानकारी होती है। वो केवल एक राजनीतिक क्षेत्र में बस थोड़ा जानते हैं बस, और कुछ नहीं, उन्हें आंतरिक कोई ज्ञान नहीं होता है विषयों का। तो महान्यायवादी एक्चुअली में आपने देखा हो कि ये जज लेवल के व्यक्ति होते हैं और इन्हें काफ़ी टैलेंट होता है कानूनों का, काफ़ी विधियों का, इन्हें अच्छे से ये ब्रिलियंट होते हैं, उस लेवल में उन्होंने अच्छे खासा काम कर रखे हैं। तो फिर उसी व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त कर देते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में जज में सदस्यता रखता हो।
तो महान्यायवादी इसीलिए चुना जाता है कि अगर जो सरकार जो है अगर कोई भी निर्णय लेती है, फैसले लेती है, तो उसमें ये क्या है, कानूनी रूप से सलाह दें उन्हें, राइट, उन्हें सलाह दें। तो सरकार को सलाह देना ही महान्यायवादी बोला जाता है। ठीक, तो सरकार को जो सलाह देते हैं उन्हें महान्यायवादी कहा जाता है। और आपने देखा हो कि सरकार कोई भी निर्णय लेती है, राइट, सरकार कोई भी निर्णय लेती है तो उसमें कहीं ना कहीं जो सलाह दी जाती है वो महान्यायवादी की होती है। और ये सबसे बड़ा भारत का ये सबसे बड़ा कानूनी सलाहकार या विधि सलाहकार व्यक्ति होता है, राइट। ये कोई मंत्री नहीं होता है, बस ये दिमाग में बैठाना, ये मंत्री नहीं होते हैं, ओके। बस ये है मंत्री के जो सामूहिक रूप से वहाँ प्रधानमंत्री जो होते हैं तो उन्हें ये सलाह देते हैं कि कोई भी जैसे कानून बनाना है, कानून पर कैसे क्या काम करना है, ठीक है, वो जनता के हित में है या नहीं है, जनता के विरुद्ध है, तो उस पर ये क्लियर कट करते हैं। बस वही ये समझाते हैं सरकार को कैसे क्या ये निर्णय लेते हैं। बस ये बात दिमाग में रखना कि महान्यायवादी की कोई भी बात है वो प्रधानमंत्री के लिए बाध्यकारी नहीं होती है, सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होती है। वो महान्यायवादी की बात को मान सकते हैं और नहीं भी मान सकते हैं, लेकिन मानते ही हैं औपचारिक ऑब्वियसली, क्योंकि उन्हें कोई ज्ञान ही नहीं होता है, तो वो जैसा महान्यायवादी बताते हैं फिर उसी के आधार पर वो चलते हैं, ठीक है। लेकिन आप ऐसा संविधान में नहीं दिया गया है कि वो महान्यायवादी की बात को बाध्यकारी ही माने या उनकी बात को मानना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन वो देश की व्यवस्था को सही से संचालन करना, रेगुलेट करना है तो महान्यायवादी की बात को मानना पड़ेगा, या उन्हें स्वयं में तो इतना ज्ञान है नहीं। तो बस ये आप दिमाग में बैठा लो, क्लियर कट। एक प्रकार से आप यही देख सकते हैं, बोल सकते हैं सरकार का ये वकील होते हैं। और इनकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करते हैं, की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और राष्ट्रपति को आपको पता ही होना चाहिए कि ये तो परामर्श के आधार पर ही करते हैं, प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर ही राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं। और राष्ट्रपति की ये प्रसाद पर्यंत होते हैं, राइट, प्रसाद पर्यंत होते हैं। यानी कि आप ये समझ सकते हो कि महान्यायवादी जो होते हैं वो प्रसाद पर्यंत होते हैं, कि राष्ट्रपति उनको लगता है कि ये व्यक्ति ठीक ढंग से काम कर रहे हैं तो वो बने रहते हैं, जब तक का कोई कार्यकाल निश्चित है ही नहीं ना, वो प्रसाद पर्यंत है तो वो बने भी रहते हैं। कोई भी लोकसभा चेंज हो या कोई भी पार्टी आ जाए, लोकसभा भंग हो जाए, दूसरी लोकसभा आ जाए, तो राष्ट्रपति अगर लगता है, लेकिन हाँ राष्ट्रपति ये है कि उनको पुनर्नियुक्त कर सकते हैं। जैसे नई लोकसभा बनी, ठीक, लोकसभा भंग हुई, तो जब नई लोकसभा बनती है तो हो सकता है नई सरकार आ जाए, राइट, नई सरकार आ जाए, तो नई सरकार जो आ जाती है तो वो भी महान्यायवादी को नियुक्त कर सकती है, उसी को नियुक्त करती है या दूसरे को भी नियुक्त कर सकती है, राइट। तो इनका कोई कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, बस ये प्रसाद पर्यंत होते हैं। और जब तक ये ठीक ढंग से काम करते हैं, न्याय से काम करते हैं, अगर कानून विधि से संबंधित इनको अच्छा ज्ञान है, अच्छा से निर्णय देते हैं, राष्ट्रपति को लगता है कि इनको बना रहना चाहिए, तो वो फिर वो प्रसाद पर्यंत बना रहता है। और उनको लगता है कि ये महान्यायवादी ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, गुप्त चुप्त काम कर रहे हैं या कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो देश के हित के लिए नहीं है, तो फिर वो इसे हटा भी सकते हैं। लेकिन महान्यायवादी की एक चीज़ दिमाग में आप क्लियर कट कर लेना, जो महान्यायवादी होते हैं ये किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं, किसी भी सदन के ये सदस्य नहीं होते हैं। और इन्हें देखा जाए वोट डालने का अधिकार, सॉरी पक्ष में, या इन्हें भाग लेने से बोल सकते हो, भाग लेने का अधिकार होता है। जैसे कि लोकसभा है, राज्यसभा है, किसी भी से संबंधित विधेयकों पर या किसी भी का मसौदा पर अगर वो निर्णय ले रही है, फैसले कर रही है, राइट, या उस पर जो भी कर रही है निर्णय, या कोई हम बोल सकते हैं किसी प्रकार का डिसीजन मेकिंग ले रही है, तो उसमें ये भाग ले सकते हैं। राज्यसभा में भी ले सकते हैं, लोकसभा में भी ले सकते हैं, दोनों में इन्हें भाग लेने का अधिकार होता है। लेकिन ये मत नहीं डालते हैं, मत इसलिए नहीं डालते हैं कि किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते, राइट। दूसरी बात इसमें है कि ये जनता द्वारा नहीं चुने जाते हैं, तो इस आधार पर ये मत नहीं डालते हैं। लेकिन यही है कि वहाँ पर जो निर्णय हैं वो सही हैं कि नहीं है, गलत हैं, कैसे हैं, तो वहाँ महान्यायवादी जो होते हैं वहाँ पे अपनी बात रख सकते हैं, तर्क बतर्क कर सकते हैं, बस ये होता है, ठीक है। और ये सलाह भी देते हैं वहाँ पे, जो भी मतलब कि मसौदा गलत है, कैसा है, वहाँ पे ये बोल सकते हैं। और सरकार को लगता है कि हाँ ये मसौदा गलत है तो वो उस पर वो
पुनर्विचार कर सकते हैं। उनको नहीं लगता है सही है तो फिर जरूरी नहीं कि महान्यायवादी की बात मान ही लें, बातकारी तो होती नहीं है। चलिए, तो आप ये स्पष्ट समझ सकते हो, ये एक प्रकार के कानून मंत्री ही होते हैं, ठीक है। और ये प्रधानमंत्री की देखा जाए उसकी मंत्रिपरिषद होती है, उसकी ये पैरवी करते हैं, उनकी सहायता करते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि महान्यायवादी अकेले ही हों, तो महान्यायवादी की सहायता के लिए भी दो दो व्यक्ति होते हैं जिसे बोलते हैं सॉलिसिटर जनरल। एक होते हैं इसमें महान्यायवादी की सहायता के लिए सॉलिसिटर सॉलिसिटर जनरल होते हैं, और दूसरे होते हैं अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल। ठीक, तो ये दो व्यक्ति जो होते हैं ये महान्यायवादी की क्या करते हैं, सिफारिश करते हैं। अब जैसे कि कोई भी विधि से संबंधित या कानून से संबंधित कोई भी निर्णय फैसले हैं, अगर सरकार फंसती है तो उसमें जब सुप्रीम कोर्ट में मान लो चुनौती दी जाती है तो फिर महान्यायवादी ही वहाँ पे चुनौती के रूप में वहाँ वकील बनकर लड़ते हैं। बस आप ये दिमाग में क्लियर कट कर लेना कि सरकार नहीं लड़ती। अगर सरकार कोई भी विधि है, नियम है, कानून फैसले जो भी डिसाइड करती है, अगर वो जनता के हित में नहीं है और उसमें सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाती है, राइट, न्यायिक समीक्षा उस पर होती है, तो फिर उसमें महान्यायवादी ही जाते हैं वकील बन करके। फिर महान्यायवादी उसमें अपने फैसले देते हैं, वहाँ पे अपना मसौदा प्रस्तावना या वहाँ पे पूरा प्रपोजल रखते हैं या दस्तावेज वहाँ पे रखते हैं। जो भी काम होता है ये महान्यायवादी ही करते हैं सुप्रीम, ठीक। और जो भी सरकार और दिमाग में एक बात और बैठा लेना कि सुप्रीम कोर्ट अगर कोई भी निर्णय पे अगर बात रखता है तो सरकार को नहीं बोलता है, वो महान्यायवादी को बोलता है। महान्यायवादी को ही सीधा टारगेट करता है कि देखो तुम्हारी सरकार ने ऐसा 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 किया है, तुम्हारी सरकार ने ऐसा ऐसा किया है, ये गलत है, ये जनता के हित में नहीं है, जनता की परोपकार में नहीं है, ठीक है। तो फिर महान्यायवादी हैं तो महान्यायवादी बस सलाह देते हैं सरकार को, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर महान्यायवादी आपको जानते ही हो कि सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच का एक काम करते हैं, यानी कि बीच के एक मध्यस्थता का काम करते हैं, यही महान्यायवादी होते हैं, ठीक। ये न्याय का काम करते हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई निर्णय होता है सरकार के विरुद्ध में, पर ये महान्यायवादी ही लड़ते हैं। और कोई भी निर्णय सरकार के विरुद्ध अगर निर्णय जैसे अगर कोई सुनाता है, सुप्रीम कोर्ट बोलता है, तो वो सरकार को, प्रधानमंत्री जैसे मोदी को नहीं बोलते हैं, वो महान्यायवादी को टारगेट करेंगे, महान्यायवादी को ही बोलेंगे। तो आप ये क्लियर कट के लीजिए, तो महान्यायवादी होते हैं वो सरकार के एक प्रोफेशनल, महान्यायवादी में प्रोफेशनल एक अधिकारी होते हैं, वो काम करते हैं। चलिए चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपसे ये समझ में आपको स्पष्ट आ गया होगा। तो इतना बहुत है महान्यायवादी के संदर्भ में, काफ़ी ज़्यादा डिटेल से समझ लिया उन्हें। अब अनुच्छेद समझते हैं 77। तो 77 अनुच्छेद आप देखोगे ये होता है कि भारत सरकार की जो कार्रवाई होती है तो वो किसके नाम पर होती है, वो एक्चुअली में इसमें स्पष्ट किया है कि वो होती है राष्ट्रपति के नाम पर। मान लेते हैं कि वास्तविक मुखिया जरूर प्रधानमंत्री होते हैं, राइट। अगर उस पर अगर आप देखोगे कि उनमें संबंधित जो भी निर्णय फैसले हैं या विधि है, ठीक, उससे संबंधित दस्तावेज हैं, ओके, तो उस पर अगर किसी प्रकार की कार्रवाई होती है या उस पर किसी प्रकार की फैसले लिए जाते हैं तो वो राष्ट्रपति के नाम पर ही होते हैं। तो अनुच्छेद 77 यही कहता है, स्पष्ट करता है कि भारत सरकार के जितने भी निर्णय हैं, कार्रवाइयाँ हैं, जो भी विधि संबंधित दस्तावेज हैं, वो किसके नाम पर होंगे, राष्ट्रपति के नाम पर। ये प्रधानमंत्री के नाम पर नहीं होते हैं। प्रधानमंत्री भले ही वास्तविक मुखिया हैं, उस पर कार्य करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो किनके नाम पर होते हैं, वो राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं। तो ये अनुच्छेद 77 यही स्पष्ट करता है, ठीक है। और स्पष्ट आप ये समझ ही सकते हो कि जो भी परामर्श होता है, जो भी उनके नाम पर मतलब निर्णय लिए जाते हैं, फैसले लिए जाते हैं, तो उनके विरुद्ध आप सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है, न किसी न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। चलिए, तो आपको ये दिमाग में क्लियर कट आप बैठा सकते हो। तो अनुच्छेद 77 इससे रिलेटेड है। अनुच्छेद 78 आप देखोगे तो ये प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है। तो प्रधानमंत्री के कर्तव्य क्या होने चाहिए, राइट, प्रधानमंत्री के क्या कर्तव्य होने चाहिए। तो आप जैसा कि जानते हो कि इनका एक प्रकार का कर्तव्य क्या बनता है कि अगर ये मंत्रिपरिषद से संबंधित कोई भी विषय है, कोई भी मसौदा तैयार किया जाता है, तो उस पर ये राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए कर्तव्य बनता है इनका, ओके।
जैसे मान लेते हैं कि कोई भी मसौदा आया, किसी भी मंत्री ने मसौदा लेके आए हैं या कोई मंत्री ऐसा प्रपोजल लेके आए हैं जो देखा है जन के हित के लिए है या राष्ट्र के हित के लिए है या राष्ट्र के विरुद्ध है, जैसा भी हो वो लेके आते हैं, तो फिर प्रधानमंत्री जो होते हैं वो उस पर क्या है कि काम वाम करते हैं, सबको डिसीजन मेकिंग है, उस पर निर्णायक प्रक्रिया चलती है, राइट, वो पूरी प्रक्रिया चलती है उस पर, लेकिन वो प्रक्रिया की जो जानकारी है वो प्रधानमंत्री को देना होता है, वो एक कर्तव्य बनता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बिना प्रधानमंत्री के आप कोई भी काम करने में लगे हो, प्रधानमंत्री को भी जानकारी होनी चाहिए कि तुम कोई कृत्य कर रहे हो तो मुझे भी इसके विषय में जानकारी होनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। ओके, तो एक प्रकार से देख सकते हो, तो विधि से संबंधित अगर कोई भी निर्णय लिए जाते हैं उनकी जानकारी होती है, वो राष्ट्रपति को देना प्रधानमंत्री का एक कर्तव्य बनता है, राइट। साथ ही साथ देखा जाए तो कोई भी जैसे संघ से प्रशासन से संबंधित हो या किसी भी व्यक्ति द्वारा रिलेटेड कोई विषय हो, राइट, तो उसको भी प्रधानमंत्री का कर्तव्य बनता है कि वो राष्ट्रपति को उसके विषय में जानकारी दे। ओके, चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो समझ सकते हो कि काफ़ी डिटेल में मैंने आपको इसमें स्पष्ट कर ही दिया है। तो संघ के जैसे प्रशासन में तो आप जानते ही हो, संघ के प्रशासन को जैसे स्वयं या किसी नियुक्ति यानी किसी व्यक्ति को अगर नियुक्त किया जाता है या उससे प्रशासन से किसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है, जैसे बहुत सारे अधिकारी होते हैं जो उच्च लेवल पर महाधिवक्ता है, महान्यायवादी हैं, राइट, इनके बारे में जैसे कोई भी नियुक्ति है तो ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री कुछ भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री को कर्तव्य बनता है कोई भी निर्णय फैसले हैं वो राष्ट्रपति को उन्हें जागृत करे, उन्हें जानकारी दें। तो उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर आपको इस पर समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चैनल को टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, आज के लिए इतना ही।